बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS 6 सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के सिलसिले का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें आज हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का चैप्टर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। इसमें आज हम सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और इमल्सन फॉर्मेशन इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शंस क्या होती हैं? दीज एक्सट्रैक्शंस आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ पर्टिकुलर compound from crude solid sample, and the extraction of the compound depend on the extent of its solubility in a particular solvent, or continuous hot percolation process is used for the solid phase extraction. And for this purpose we use Soxhlet एक्सट्रैक्शन apparatus. सॉक्सलेट apparatus की डिस्क्रिप्शन और उसकी डायग्राम को हम अभी डिस्कस करते हैं कि सॉक्सलेट apparatus जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. नंबर 1, सॉल्वेंट फ्लास्क. सॉल्वेंट फ्लास्क is used for boiling the solvent or extractant, and the second part is Soxhlet extractor. Soxhlet extractor has a crude drug in thimble, a side tube and a siphon tube. It has 3 parts: crude drug, thimble, side tube and siphon. And the last, a reflex condenser. It is used for the condensation of vapors of extracting solvent. और इसकी ये वाला इस तरह से आप डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें दिस वन इज सॉल्वेंट फ्लास्क, एंड दिस सॉल्वेंट फ्लास्क हैज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट कंपाउंड फ्रॉम दिस सॉलिड फेज सैंपल. एंड द सेकंड वन इज Soxhlet extractor. This part is called Soxhlet extractor. And this Soxhlet extractor has 3 parts. The central part is a thimble which contains solid material, solid crude material, a side tube, और इस तरह से देखिए this one is siphon tube, और third part is reflex condenser. This one is reflex condenser. तो नेक्स्ट देखें. A typical Soxhlet extraction is only required where the desired compound has limited solubility in the extracting solvent. मतलब सारे कंपाउंड की एक्सट्रैक्शन के लिए आप Soxhlet apparatus नहीं यूज़ करते. सिर्फ उस वक्त यूज़ करते हैं जब उस किसी कंपाउंड की एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में सॉल्बिलिटी बहुत कम हो, तो फिर आप ये वाला apparatus यूज़ करते हैं. एंड देन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैरिड आउट बाय डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट. तो इसमें डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन का प्रोसेस ये रिपीटेडली होता रहता है, और इसमें वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टेंट रिमेन्स फिक्स्ड. और Soxhlet apparatus allows the multiple extraction to be done repeatedly using the same volume. ये भी हमें आगे इसका जो है वर्किंग देखेंगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है. Soxhlet extraction is a standard method of extraction of solids from crude material. Crude solid material, which is an important step in the preparation of many pharmaceutical materials. And the Soxhlet extractor is used only for thermally stable compound. मतलब ऐसे कंपाउंड की एक्सट्रैक्शन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं which are thermally stable, which can withstand at high temperature and which don't decompose. उस तरह के सब्सटेंसेस के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं. तो इसकी वर्किंग किस तरह से होती है Soxhlet apparatus की, इस तरह से आप देख सकते हैं कि this one is the diagram.
तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइनली ग्राउंड ड्रग or any crude material is held in the porous bag or thimble made up of paper and is placed in the chamber. This one is chamber. ये chamber जो है इसके अंदर जो है एक कप शेप का जो पॉट लाइक होता है जिसको हम थिम्बल कहते हैं, उसमें आप कोई भी सॉलिड क्रूड मटेरियल रखते हैं जिसमें आपने कोई कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना हो। इसमें एक बड़ा सा चैम्बर है, उसके अंदर ये छोटे वाले चैम्बर है जिसमें ये आपको ये रेड दिखाई दे रहा है। रेड जो है ये जो सैंपल है जिसमें से आपने किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज प्लेस इन द सॉल्वेंट फ्लास्क एंड इज हीटेड टू बॉइलिंग। मतलब इस वाले में अब यहाँ आप देखेंगे इस पार्ट में आप कोई सुटेबल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जिससे आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसको सॉल्वेंट फ्लास्क कहते हैं। इसमें सैंपल एक्सट्रैक्टेंट होता है एक्चुअली इसमें जो है, और यहाँ से निकल के सैंपल का सारा एक्सट्रैक्ट फिर इसी जगह पे कलेक्ट होते हैं। और इसको जब आप करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से आप देखिए कि ये वेपर्स की डायरेक्शन ये एरो से शो की हुई है कि यहाँ से जो वेपर्स मूव करते हैं ऊपर जाते हैं और यहाँ से ये कंडेंसर में से पास करते हैं। और जब कंडेंसर में से पास करते हैं तो यहाँ कोल्ड वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है, नीचे से इनलेट होती है कोल्ड वाटर की और यहाँ से आउटलेट है। तो वाटर सर्कुलेशन की वजह से ये ट्यूब जो है कूल डाउन होती है और वेपर्स के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर, जिसकी वजह से वेपर्स जो है अगेन जो है सॉलिड लिक्विड फेम में आ जाते हैं और यहाँ ड्रॉपलेट की फॉर्म में ये नीचे जाते हैं। नेक्स्ट देखें, द वेपर राइजेज अप in the side arm and are condensed in the condenser. The condensed extractant drops into the thimble containing crude drug and extract the sample in contact. When the level of the extractant in the chamber rises to the top of siphon tube, the extractant comes back to the solvent flask. The process is repeated several times to achieve the maximum extraction of the compound. अब देखिए ये वाला जो है, ये आपने देखा था कि ये वाला यहाँ सॉल्वेंट प्लेस किया होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेंट जिसको आप कह सकते हैं। उसको जब आप हीट अप करते हैं तो यहाँ से वेपर्स जाते हैं ऊपर कंडेंसर में जाते हैं, कंडेंसर से कंडेंस होते हैं, ड्रॉप्स की फॉर्म में गिरते हैं और वो गिरते कहाँ है, उस थिम्बल में गिरते हैं जिसमें आपने क्रूड सॉलिड मटेरियल रखा होता है जिससे आपने किसी कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो जब आप इस तरह से देखते हैं तो इस जो अंदर वाली सरफेस पे ये थिम्बल है, इसकी बॉटम पे जो है ये बना ही एक्चुअली पोरस मटेरियल से है, यानी कि ये फिल्टर पेपर से नॉर्मली बना होता है कप शेप। तो जो भी सॉल्वेंट इसमें गिरता है वो इसको एक्सट्रैक्ट करता है इस कंपाउंड में, इस क्रूड मटेरियल से कंपाउंड को, और वो जो है डिफ्यूज़ हो जाता है इस चैम्बर बाहर वाले में। तो जो यहाँ से एक्सट्रैक्टेंट जाता है यहाँ से ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं इसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। जितना वॉल्यूम इधर बढ़ता है इतना ही वॉल्यूम ये साइड वाली जो साइफन ट्यूब है उसका भी बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ से ये लेवल बराबर ही होता है। और जो ही आप देखते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है यहाँ से ये इस मैक्सिमम लिमिट से थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, तो इसमें जो है एक यहाँ से कॉन्टीन्यूसली जो है यहाँ से ये जो सॉल्वेंट है वो नीचे आ जाता है यहाँ से, इससे होता हुआ दोबारा इसमें गिर जाता है, सारे के सारे यहाँ से गिर जाते हैं। अगेन फिर वही प्रोसेस होता है, वेपर्स बनते हैं, कंडेंस होते हैं, ड्रॉप की फॉर्म में इधर आते हैं, लेवल राइज करता है साइफन ट्यूब की इस मैक्सिमम लेवल से। जब इसका लेवल ज़्यादा होता है तो ये सारे का सारा जो है यहाँ से होता हुआ साइफन ट्यूब से होता हुआ दोबारा एक्सट्रैक्टेंट फ्लास्क में आ जाता है, ये सॉल्वेंट फ्लास्क में आ जाता है। तो इस तरह से ये जो सर्किट जो है वो कंटिन्यू रहता है। किस लिए रहता है कि इस सॉल्वेंट जो यहाँ आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसमें इस कंपाउंड में जो क्रूड मटेरियल है, जो उसमें जो कंपाउंड जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसकी इसमें सॉल्बिलिटी कम होती है। तो जिसकी वजह से आपको ये सर्किट जो है बार बार करना पड़ता है, आधा पौना घंटा, बल्कि बाज़ का इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी क्रूड मटेरियल से इस सॉक्सलेट एपरेटस से। तो इसी चीज़ को एक छोटे से एनिमेशन क्लिप से भी हम देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये वाला एक इस तरह का एपरेटस है और आप देखिए ये इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। हाँ,
आप देखिए जब यहाँ से वेपरेशन होती है, वेपर्स फॉर्म होते हैं, कंडेंस होते हैं इधर से, और वो जो है कॉन्टीन्यूसली थिम्बल से गिरते हैं। और आप देखें जो ही इसका लेवल ये इस साइफन ट्यूब के इस वाले एंड से ऊपर होता है तो सारे के सारा नीचे आ जाता है। जैसे देखिए ये ऊपर हुआ तो आप देखिए सारा ही नीचे आ गया। अगेन फिर यही प्रोसेस जो है रिपीट होता है और ये सारा सॉल्वेंट जो है नीचे आ जाता है। वेपर्स कंडेंस, इसमें लेवल राइज करने के बाद दोबारा से ये सारा नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से सॉफ्टलेस ऑपरेटर से किसी भी चीज़ को आप किसी सॉलिड क्रूड मटेरियल से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो उनमें सबसे पहले देखिए जो चॉइस ऑफ solvent is the first factor. It depends on the density, boiling point, vapor pressure, low toxicity and inflammability. इसके अलावा high distribution coefficient and should be cheap and have ease to recovery। मतलब ये सारे जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बेस पे आप कोई सॉल्वेंट चूज़ करते हैं कि उसकी डेंसिटी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर, लो टॉक्सिसिटी है, फ्लेमेबिलिटी, इनफ्लेमेबिलिटी भी कम है, और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जिसका ज़्यादा हो उसको हम यूज़ करते हैं। इन सारे फैक्टर्स के अलावा ये लास्ट वाला जो सेंटेंस आप देखें कि इट शुड बी चीप एंड शुड इजीली बी रिकवरेबल। तो ये फर्स्ट जो है फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर इज़ पीएच। पीएच जो है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन पीएच। Polarity of solvent and solute played a great role. Polar and non-polar nature of solvent can be changed by adjusting the pH। जब आप pH किसी solvent की change करते हैं तो उसकी polar या non-polar nature जो है वो change होती जाती है। अगर suppose pH change करने से polar nature ज़्यादा होती है तो polar solute उसमें ज़्यादा होगा, उसका distribution coefficient की value ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से अगर कम करने से उसकी pH कम करने से उसकी सॉल्युबिलिटी या पोलैरिटी कम होती है तो उसमें पोलर सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी उसमें कम हो जाएगी। तो सेकंड फैक्टर इज़ पीएच। थर्ड फैक्टर इज़ सॉल्ट आउट इफेक्ट। सॉल्टिंग आउट इफेक्ट इज़ वाइडली यूज्ड। रिडक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द आयनिक स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज सॉल्ट आउट इफेक्ट। इफ अ सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस फेज इज रेज्ड to very high, then solubility of non-electrolyte in aqueous phase will be reduced. Ultimately, their solubility in organic phase is increased। तो इसमें ये ख़ास तौर पे ये वाला प्रोसेस, सॉल्ट आउट वाला प्रोसेस, उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब आप फैट्स वगैरह की एक्सट्रैक्शन प्रोटीन्स वगैरह की एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो प्रोटीन में देखिए कि उनका जो एक जो पार्ट होता है पोलर पार्ट, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या अमाइन ग्रुप वाला जो पार्ट होता है वो वाला पोलर पार्ट होता है, और दूसरे वाला पार्ट जो है नॉन पोलर होता है। अब उनकी एक्सट्रैक्शंस के केस में अगर एक्वस फेज में अगर आप सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं तो जो वाटर मालिक्यूल जिन्होंने सराउंड किया होता है उस प्रोटीन को और डिज़ोल्व किया होता है, वो वाटर मालिक्यूल जो है आप प्रोटीन की बजाय सॉल्ट के इर्द गिर्द जो है वो उसको सराउंड करके इंटरेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोटीन। तो जिसकी वजह से प्रोटीन के साथ प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी उस एक्वस मीडियम में कम हो जाती है, और उसमें कम होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी दूसरे नॉन पोलर सॉल्वेंट में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसको आसानी से आप एक्वस मीडियम से किसी भी ऑर्गेनिक मीडियम दूसरे में आप एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। कि जब भी कोई इस तरह के जो और बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं तो उनके केस में ये सॉल्टिंग आउट इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है फॉर रिड्यूसिंग देयर सॉल्युबिलिटी इन एक्वस फेज बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। Temperature can affect the distribution coefficient of solute by changing its solubility in aqueous और organic phase। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोस्टली जो है
सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, कुछ केसेस में डिक्रीज भी हो सकती है। तो टेम्परेचर की वैल्यू को अगर आप ऊपर नीचे करते हैं, बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू मतलब चेंज हो जाती है। तो टेम्परेचर के फैक्टर को हम इस तरह से चेंज करेंगे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा करने से डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बढ़ती है, तो हम उसी तरीके से उसको यूज़ करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ा के या कम करके ऑर्गेनिक फेज में उसकी सॉल्युबिलिटी को, सॉल्यूट की को बढ़ाएंगे एज कम्पेयर टू एक्वस फेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज आयन पेयर फॉर्मेशन। इन दिस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर आयंस, मतलब ये वाला मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन आयन पेयर फॉर्मेशन वाला मेथड जो है, इट इज यूज्ड फॉर आयंस। It involves the formation of ion pair between inorganic ion and organic ion. मतलब इसमें 2 ions जो हैं, they form pair. इनमें इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, नॉर्मली हमारे एनालाइट्स होते हैं, और दूसरे जो ऑर्गेनिक आयंस जो हैं नॉर्मली हाई मॉलिक्यूलर वेट आयंस को हम यूज़ करते हैं। तो ये इसका पेयर फॉर्म करते हैं। और आप देखिए क्या, द रिजल्टिंग आयन पेयर इन नॉन पोलर is non-polar in nature and is soluble in organic layer more. For example, analyte is anion A, high molecular weight amine R3N is used in ion formation, ion pair formation in acidic medium. ये देखिए नीचे इक्वेशन से इसको आप एक्सप्लेन किया हुआ है कि दिस वन इज a high molecular weight amine R3N, A is एनालाइट आयन, मतलब ये नॉर्मली जो है इनऑर्गेनिक ही नेचर होता है, और एसिडिक मीडियम की वजह से ये प्रोटॉन्स को शो किया है। तो ये सारे जो है एसिडिक मीडियम में ये दोनों आयन जो है आपस में रिएक्ट करके एक न्यूट्रल आयन फॉर्म करते हैं, और जो न्यूट्रल आयन फॉर्म करते हैं दैट न्यूट्रल आयन इज नॉट न्यूट्रल आयन पेयर। एक्चुअली न्यूट्रल आयन पेयर जो है, पेयर इसलिए कि ये पॉजिटिव आयन ये वाला है बड़े वाला, और ये ए नेगेटिव जो है ये फॉर्म होकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और दिस न्यूट्रल आयन पेयर इज मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर। अगर आप ये देखिए इस तरह से नहीं करें, अकेला ये ए नेगेटिव आयन हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से उसके डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी कम होगी और उसको पूरली आप एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। लेकिन जब आप इस तरह से जो आयन पेयर फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल इन नेचर होता है और उसकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होने की वजह से उसको ज़्यादा आसानी से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिनर्जिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ 2 एक्सट्रैक्टिंग रीजेंट। इसमें हम 2 एक्सट्रैक्टिंग रीजेंट जो है एट ए टाइम यूज़ करते हैं, और उनमें क्या होते हैं, ड्यू टू देयर कोऑपरेटिव इफेक्ट ऑफ 2 एक्सट्रैक्टेंट देयर केडी इज़ हायर फॉर द कम्बिनेशन दैन इंडिविजुअल। अगर आप उन दोनों को अकेला अकेला देखेंगे तो उनमें केडी की वैल्यू कम होगा, लेकिन जब उनको कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो उस सिलसिले में केडी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये किस तरह से हम करते हैं। द एक्सट्रैक्टिंग एजेंट में भी 2 चिलेटिंग एजेंट्स मतलब हो सकते हैं, जो पेयर है 2 सॉल्वेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से ये भी हो सकता है कि चिलेटिंग एजेंट हो और साथ ही सॉल्वेंट भी हो। तो इसमें देखिए कि सिनर्जिज्म इज़ यूज्ड फॉर मेटल आयन एक्सट्रैक्शन। इसको आप नॉर्मली मेटल आयन एक्सट्रैक्शन जो है उसके लिए यूज़ होते हैं। अगर मेटल आयन को आप लिक्विड एक्सट्रैक्शन से एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो फिर ये यूज़ होता है। और सिनर्जिज्म के लिए ऑप्टिमम कंडीशन जो है कौन सी चाहिए होती है, ये वाला है कि चिलेटिंग एजेंट शुड फॉर्म न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स विद मेटल। पहली वाली ये कंडीशन ये है कि जो चिलेटिंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो मेटल आयन के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे वो न्यूट्रल होना चाहिए। सेकंड क्या होता है कि सॉल्वेंट शुड कोऑर्डिनेट लेस स्ट्रांगली विद मेटल देन चिलेटिंग एजेंट। मतलब चिलेटिंग एजेंट और सॉल्वेंट को अगर आप कंपेयर करें तो चिलेटिंग एजेंट शुड फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मेटल आयन एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। और थर्ड देखिए इसकी जो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल ऑफ सम चिलेटिंग एजेंट जैसे TTA थायनाइल ट्राईफ्लोरो एसीटोन। इसके अलावा जो है सॉल्वेंट की एक एग्जांपल यदि है TBP
ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट, इसके अलावा बेंजीन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देखिए कि फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप इज़ चिलेट फॉर्मेशन। जैसे ये देखिए कोई भी मेटल आयन है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, एन की वैल्यू +1 +2 इस तरह से हो सकती है, और ये चिलेटिंग एजेंट है। जब आप इस तरह से इन दोनों को इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए यही जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, नेक्स्ट स्टेप इज एडक्ट फॉर्मेशन। द एडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीजेज द हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स। ये जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पिछले स्टेप में फॉर्म हुआ था वो इस सॉल्वेंट के साथ जस्ट एडअप हो जाता है, उस एडिशन प्रोडक्ट को आप एडक्ट कहते हैं। ये बी एंड ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये तो ये एडक्ट जो होता है ये इट इज़ हाइड्रोफोबिक in nature. Hydrophobic मतलब non-polar in nature and get dissolved in organic solvent. Hence metal ion is extracted into organic solvent. तो दो स्टेप्स आपने देखे हैं कि पहले फॉर्म में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, मेटल आयन और लिगेंड जो है कंबाइन करके न्यूट्रल लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और फिर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है दैट इंटरेक्ट विद that just adds up in solvent molecule and form an addition product. That is called adduct, and that adduct is hydrophobic in nature, non-polar in nature, and is more soluble in organic solvent. तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो स्टार्ट होता है emulsion formation. Emulsion formation जो है is a dispersed phase containing at least two immiscible liquids. Emulsion formation is a major drawback of liquid extractions. इसमें क्या होता है कि the boundary between the two immiscible liquid will have an emulsion layer. Emulsion layer की तरह से क्लाउडी या मिल्की अपीयरेंस उसमें हो जाती है। जहाँ से जो टू लेयर्स मिलती हैं वहाँ मतलब शार्प बाउंड्री नहीं होती, शार्प बाउंड्री की बजाय वहाँ मिल्की अपीयरेंस या क्लाउडी अपीयरेंस आ जाती है, जिसकी वजह से जो टू इमिसिबल लिक्विड्स की जो बाउंड्रीज हैं उसको आप क्लियरली ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि यहाँ से ये एक सॉल्वेंट की बाउंड्री ख़त्म हुई है दूसरे की स्टार्ट होगी। आगे नेक्स्ट एक डायग्राम आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाता है। अच्छा, सेपरेशन ऑफ द टू लिक्विड इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ इमल्शन फॉर्मेशन एंड सोल्यूट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉपरली बिकॉज ऑफ दिस इमल्शन फॉर्मेशन. Emulsion formation is generally encountered during extraction of drugs of biologic and pharmaceutical formulation. और इमल्शन फॉर्मेशन का जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर बायोलॉजिकल सैंपल या आप कह सकते हैं जो फार्मास्यूटिकल सैंपल के साथ जो ज़्यादा होते हैं उनके सिलसिले में इमल्शन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो ये एक इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये टू सॉल्वेंट्स है, ये वाला वन एंड ये सेकंड। जब आपने इन दोनों को शेक किया एक्सट्रैक्ट करने के लिए और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन किया तो आपने देखा था ये फर्स्ट सॉल्वेंट और ये ऊपर वाला सॉल्वेंट, इनके दरमियान में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। एक ये मिल्की सा या क्लाउडी सी जो है एक लेयर है, इसकी वजह से आप जो है सॉल्यूट को जो है पूर अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये इमल्शन फॉर्मेशन जो है एक लिक्विड एक्सट्रैक्शन का काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें देखें कि हाउ टू मिनिमाइज द इमल्शन फॉर्मेशन। इमल्शन फॉर्मेशन जो है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टू वे। नंबर वन, बाय अवॉइडिंग द इमल्शन फॉर्मेशन, और दूसरा क्या है कि अगर इमल्शन फॉर्म ही होगी है तो उसको बाय ब्रेकिंग द इमल्शन फॉर्मेशन। ब्रेकिंग को कोलिसेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहले वाला जो है इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे हाउ टू अवॉइड द इमल्शन फॉर्मेशन। तो इमल्शन फॉर्मेशन को डिफरेंट वे से आप अवॉइड कर सकते हैं। उन पहले वाला देखिए कि ये वाला जो है इमल्शन फॉर्मेशन जो है, अगर आप देखें जब आप सिस्टम को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए जो सेपरेटिंग फनल को आप बहुत ज़्यादा विगोरसली अगले शेक करेंगे तो विगोरस शेकिंग जो है वो इमल्शन फॉर्मेशन का एक रीज़न होती है। तो आप ऐसी सेपरेटिंग फनल यूज़ कर सकते हैं जो जिनका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा हो,
तो उसकी वजह से टू लिक्विड जो है एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उस केस में आपको विगोरस शेकिंग की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, तो उसमें इमल्शन फॉर्मेशन भी कम होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे टू एक्सट्रैक्टेंट का जो है जो सरफेस एरिया है जिससे वो इंटरेक्ट करते हैं वो कम है, तो उसकी वजह से आपको विगोरस शेकिंग की ज़रूरत पेश आती है, जिसकी वजह से इमल्शन फॉर्म होती है। तो अगर आप जो ज़्यादा डायमीटर वाली जो सेपरेटिंग फनल यूज़ करें तो इस चीज़ को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप इज a finely divided insoluble material can be separated by filtration before carrying out extraction process। क्या अगर आप देखें कि उसमें कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट में, तो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से पहले आप उसको फिल्टर करके सेपरेट कर लें, तो उसकी वजह से भी एमल्शन फॉर्मेशन को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि सॉल्वेंट चूजन फॉर सॉल्वेंट एक्सटेंट मस्ट हैव लार्ज डेंसिटी डिफरेंस। अगर दो सॉल्वेंट जो आप सॉल्वेंट लिक्विड एक्सट्रैक्शंस में यूज़ कर रहे हैं उनमें डेंसिटीज़ का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने ही एमल्शन फॉर्मेशन की जो है वो चांसेस जो है कम होते हैं। जैसे अगर आप वाटर और हेक्सेन को यूज़ करें तो इनकी डेंसिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है और ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से एमल्शन फॉर्मेशन बहुत कम चांसेस होंगे उनके। और नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, फोर्थ टिप जो है, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्वस फेज वन मस्ट नॉट वर्क विद एक्सट्रीम पीएच। जब आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं एक्वस फेज के साथ, मतलब दो सॉल्वेंट में एक एक्वस फेज है दूसरी ऑर्गेनिक है, तो एक्सट्रीम पीएच मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक आप यूज़ ना करें, तो इससे भी इमल्शन फॉर्मेशन को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इस तरह से ये वाला देखें कि इफ़ एल्यूमिना और सिलिकेट कैन बी यूज्ड फॉर इमल्शन फॉर्मेशन एजेंट, इसको आप इमल्शन फॉर्मेशन एजेंट यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपने यूज़ नहीं करने। इफ़ यू नो दैट योर सैंपल फॉर इमल्शन add table salt prior to shaking with the sample। मतलब अगर आपको पता है वो का आपका सैंपल जो है वो एमल्शन फॉर्म करता है, ख़ास तौर पर जैसे आपको बताया था कि बायोलॉजिकल सैंपल या आप देखिए फार्मास्यूटिकल सैंपल्स के केस में एमल्शन फॉर्मेशन जो है वो सीरियस प्रॉब्लम होता है, तो उनके केस में आपको पता है कि एमल्शन फॉर्म होगी, तो उस सिलसिले में आप एक्सट्रैक्शन करने से पहले उसमें आप टेबल सॉल्ट ऐड कर देंगे, तो फिर उससे एमल्शन फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी या मिनिमाइज हो जाएगी। इसी तरह से आप देखें सेकंड पार्ट, अगर इमल्शन फॉर्मेशन हो गई है तो हाउ टू ब्रेक दैट इमल्शन फॉर्मेशन। तो उसके लिए देखिए ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पहले वाला पॉइंट है कि लेट द सैंपल सिट। द easiest way is to allow the sample to sit for an hour। मतलब जब सैंपल एमल्शन फॉर्मेशन हो गई है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि उस सेपरेटिंग फनल को जो है एक आध घंटा तक आप वैसे ही रहने दें, तो उससे क्या है एमल्शन फॉर्मेशन जो है उसमें एक्चुअली जो तो टू डिफरेंट सॉल्वेंट जो है जिन्होंने क्लाउडी अपीयरेंस की है आस्ता आस्ता से सेपरेट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो सेपरेटिंग फनल हो उसको किसी चीज़ से साइड से आस्ता आस्ता से टैप भी करें, टैपिंग आस्ता आस्ता से उसके साथ करें, तो तब भी जो है वो एमल्शन फॉर्मेशन जो है एमल्शन की लेयर को जो आप ब्रेक कर सकते हैं ज़्यादा स्पीडी। इस तरह से सेकंड पॉइंट देखें, एसिडिटी ऑफ द सैंपल। इफ़ द एमल्शन इज ड्यू टू an alkali soap, detergent or surfactant, then lower the pH to 2 with these acids, sulfuric acid and or HCl। कि अगर एमल्शन की लेयर जो है किसी अल्कली की वजह से, सोप की वजह से, डिटर्जेंट की वजह से, ये सारे बेसिक हैं ये वाले, तो उनकी वजह से है, तो उनकी बेसिटी को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी एसिड से, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और ये किस तरह से कर सकते हैं कि अगर उस सैंपल की पीएच आप 2 कर दें तो वो वाला वो एमल्शन जो है ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए एडिशन ऑफ मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट सॉल्ट्स। मोनोवैलेंट सॉल्ट्स कौन से होते हैं? जिनकी +1 और डाइवैलेंट जिनकी 2 वैलेंसी होती है +2। ऐड सॉल्ट इनटू द सैंपल एंड शेक। उसके केस में सैंपल में ये मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट सॉल्ट को डाल के शेक किया जाता है। ड्रॉपलेट्स ऑफ एमल्शन विद कोलिसमीन कंबाइन, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। एक्चुअली वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स लहदा से होते हैं। जब आप मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट सॉल्ट से डाल के उसको शेक करते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉप जो है मिलके एक बड़े से पूरा सा फेज में चेंज हो जाते हैं, 2 डिफरेंट फेज जो लिक्विड्स की हैं, और उसकी वजह से जो है वो एमल्शन की जो लेयर है वो डिसअपीयर हो जाएगी। इस तरह से है। नेक्स्ट इज फिल्टर थ्रू सोडियम सल्फेट। ऐड सोडियम सल्फेट, स्टिर एंड फिल्टर थ्रू द वॉटमैन फिल्टर पेपर। एक ये वाला मेथड भी है कि जब वो एमल्शन की लेयर फॉर्म हो जाए तो उस जो सेपरेटिंग फनल में जो मिक्सचर है उसको उसमें सोडियम सल्फेट डाल के स्टिर करें, और स्टिर करने के बाद वॉटमैन फिल्टर पेपर से आप उसको सेपरेट करें तो आप देखेंगे तो उसमें एमल्शन की जो लेयर है वो डिसअपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का मतलब उसको बहुत तेज़ी से घुमा देना जो है। सेंट्रीफ्यूज वाला प्रोसेस उस वक्त जो है सूटेबल होता है जब 2 सॉल्वेंट जो हैं उनकी डेंसिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो। अगर उनकी डेंसिटी जो है क्लोज हो तो इतना ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 2 सॉल्वेंट की डेंसिटी में काफ़ी फ़र्क है, जैसे पहले आपने देखा था वाटर एंड हेक्सेन के सिलसिले में, तो उसमें जस्ट आप देखें सेंट्रीफ्यूज जो है उसको करेंगे तो ये फायरिंग वे है टू ब्रेक द एमल्शन। इसको बहुत तेज़ी से और आसानी से आप एमल्शन की लेयर को ब्रेक कर सकेंगे। नेक्स्ट एक है अल्ट्रासोनिक बाथ। पुट द सॉल्वेंट और एमल्शन एक्सट्रैक्ट इनटू द अल्ट्रासोनिक बाथ विद आइस। अल्ट्रासोनिक बाथ क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक बाथ में जो है आइस रख के और उसमें सैंपल रखते हैं, और जब उसको ऑन करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेट करता है तो बिल्कुल 2 लेयर जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, इसलिए कि इसमें आपने आइस से रखा होता है। आइस की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं एमल्शन के वो एक दूसरे से कंबाइन होकर 2 डिफरेंट सॉल्वेंट की लेयर्स में चेंज हो जाती हैं। और नेक्स्ट मेथड इज एडिशन ऑफ एथनॉल और हायर अल्कोहल। एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ईदर एथनॉल और हायर अल्कोहल हेल्प इन रिमूविंग द एमल्शन लेयर। मतलब इससे भी एमल्शन लेयर को आप रिमूव कर सकते हैं इनको ऐड करके। तो इसका देखिए 8th पॉइंट है सडन कूलिंग ऑफ द एमल्शन, जिसको थर्मल शॉक भी कहते हैं इस मेथड को। तो इसमें क्या कहते हैं कि द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द 2 इमिसिबल फेसेस इंक्रीज विच हेल्प्स रिमूव द एमल्शन लेयर। तो इसमें क्या करते हैं कि जो एमल्शन की लेयर फॉर्म हो जाती है तो उसमें क्या कहते हैं उसको एकदम से उसका टेम्परेचर जो है आप ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एमल्शन लेयर जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। इस तरह से देखिए अल्टरनेटिंग द रेशियो ऑफ द सॉल्वेंट। और जिस सॉल्वेंट में जैसे आपने सेपरेटिंग फनल में जो है पहले दोनों जो सॉल्वेंट लिए थे एक्वस या ऑर्गेनिक, एक्वस और ऑर्गेनिक दोनों अगर इक्वल वॉल्यूम लिए थे तो उनकी रेशियो को आप चेंज कर दें। मतलब 1:1 थी तो 1:2 कर दें, या 1:2 या 1:3, इस तरह से करेंगे तो तब भी जो है एमल्शन फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगी, ब्रेक हो सकती है एमल्शन की जो लेयर है। And this is all about the lecture, or till next lecture, Allah Hafiz.